नमस्कार मित्रों, हमारी पिछली कक्षाएं YouTube पे जो रिलीज़ की गई उसमें आपने बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दिया। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। अपने अमूल्य सुझाव हम तक पहुंचाइए। आपके सुझावों के बल पर ही हम आगे के कक्षाओं में भी सुधार करेंगे और अपेक्षा रहेगी कि आप निश्चित तौर पर दृष्टि अपनी दोनों तरफ रखोगे। सत्य बात है उसको बोलोगे, सच को कहना जरूरी है ताकि हमें भी पता चले कि कक्षाएं किस स्तर पर चल रही है। तो मेरा आपसे बिल्कुल विनम्र अनुरोध जो रहेगा वो रहेगा, मैं बिल्कुल किसी ग्लानि में नहीं हूँ कि मेरी क्लासों के प्रति आप जो भी चीज़ हो वो वास्तविक चीज़ें आप पेश करिए ताकि मुझे लगेगा कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए। जैसा पहले एक सुझाव आया कि ग्रीन पेन का उपयोग नहीं करना सर, तो ग्रीन पेन बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। जब मैंने खुद ने स्वयं ने अनुभव किया तो बिल्कुल लगा कि बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो वो बिल्कुल आपके साथ मैं ब्लैक पेन में ही ज़्यादातर यूज़ करूँगा ताकि आप तक वो स्पष्ट अक्षर दिखे। हमने पहला जो यूनिट लिया था वो लिया था लोक देवता, और लोक देवताओं को अच्छे तरीके से हमने किया है। उसमें से कहीं पर भी आपको समझने में पढ़ने में बहुत सरलता होगी। रोचक कहानियों के साथ पूरी की पूरी कारण सहित बात को रखा है ताकि आप उस बात को समझ सको, उसके पीछे के कारणों को भी जान सको। तो कुछ अलग तरीके से हमने पढ़ाने की कोशिश की है और निश्चित तौर पर मुझे भी लगता है आपके जो रेस्पॉन्स आया है उससे मुझे खुद को अपने आप में प्रोत्साहित मिला, प्रोत्साहन हुआ। तो इस तरीके से आपके द्वारा दिए गए कमेंट्स, आपके द्वारा दिए गए सुझाव मेरे लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और आपके लिए भी बहुत उपयोगी होंगे। अब चलते हम अगली कड़ी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दुर्ग, राजस्थान की महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में है संस्कृति और इतिहास में दुर्ग। क्योंकि मित्रों, राजस्थान की भूमि ऐसी भूमि है जहां पर भारत में कहा जाता है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा दुर्ग कहीं पर है तो वो राजस्थान में। और दुर्ग का महत्व अपने आप में इसलिए है कि जब जब भी इस देश पर बाहर से संकट आया है, यहाँ के योद्धाओं ने, यहाँ के राजाओं ने, यहाँ के सैनिकों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए। आज हम इसलिए उनको पढ़ रहे हैं। ये केवल हमारे प्रश्नोत्तर की दृष्टि से निश्चित तौर पर 2 नंबर के हो सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हमें अपने आप को जानने का एक मौका मिलता है कि वास्तव में हमारा इतिहास क्या रहा और इन इतिहास में किन तरह से, जिस तरीके से सैनिकों ने बड़ी भूमिका निभाई, जिस तरीके से नेतृत्वकर्ता राजाओं ने बड़ी भूमिका निभाई, उसी तरीके से इन दुर्गों का भी महत्व बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे दुर्ग है, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ हो, मेहरानगढ़ हो, और जयपुर के दुर्ग हो, शेखावाटी के दुर्ग हो, पश्चिमी राजस्थान का धानव दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग हो, भटनेर का दुर्ग हो, जालोर का दुर्ग हो। एक एक दुर्ग के साथ एक एक कण कण में कहानियां सजी हुई है जिन्होंने इस इतिहास को बुना है। इसलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप बिल्कुल आनंद के साथ पढ़ेंगे, समझते हुए। कहीं जोश बनेगा तो कहीं कहीं आपको संभालना भी पड़ेगा, क्योंकि भाव ऐसे जुड़ जाते हैं। जब मेवाड़ की धरती पर कोई कदम रखता है ना, तो फिर उसके लिए सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में यह भूमि अपने आप में एक अनोखी है। कवि प्रदीप जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने अपनी कलम चलाई, पूरे हिंदुस्तान में घूमे, हिंदुस्तान की झांकी लिखी थी। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। जब राजस्थान की भूमि पर प्रवेश किया तो सबसे पहले मेवाड़ की भूमि पर पहुंचे और मेवाड़ की भूमि पर पहुंचते ही उन्होंने तिलक करके अपनी पंक्तियां लिखी कि यह है अपना राजपुताना नाद इसे तलवारों पे, यह है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, जिसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे, जिसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। यहां प्रताप का वचन पला है आजादी के नारों पे, यहां प्रताप का वचन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। ऐसी मातृभूमि है हमारी, ऐसी राजस्थान की भूमि है। इस भूमि के बारे में बोलते बोलते अपने आप भावुकता आ जाती है। तो आज हम जिनका अध्ययन करेंगे वो रहेगा चित्तौड़ का दुर्ग। और चित्तौड़ के दुर्ग से कहानियां मित्रों, उसका कुंगरा कुंगरा बोलता है। उसके एक एक जगह पर एक एक इतिहास का पेज भर, एक एक इतिहास की किताब लिखी जाए, इतना भी कम पड़ेगा। तो हम तो इसको संक्षिप्त रूप में आपको मद्देनजर रखते हुए, आपकी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए भी पढ़ेंगे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी पढ़ेंगे, और जहां जहां मुझे लगेगा उस बात को भी मैं बीच में रखूंगा। कारण है कि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम पढ़े तो समझे कि वास्तव में चित्तौड़ की भूमि क्या है और चित्तौड़गढ़ किले की भूमिका हमारे लिए क्या है। उससे पहले हम आज पढ़ते हैं, सबसे पहले दुर्गों के बारे में जानते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दुर्गों के बारे में जो बातचीत होती है, पहले वो पक्ष जान लेते हैं। दुर्गों के बारे में ऐतिहासिक बातें आचार्य चाणक्य ने
दुर्गों का महत्व बताते हुए कहा था कि 4 तरीके के दुर्गों की उन्होंने वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। 4 तरह के दुर्ग बताए, 4 प्रकार के, और वो 4 प्रकार के दुर्ग है ओदक दुर्ग, ओदक दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग, वन दुर्ग। 4 तरीके के दुर्गों की बात आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में की है। तो मित्रों, आचार्य चाणक्य के समय भी इस चीज को माना गया था कि ये महत्वपूर्ण है। सैन्य दुर्ग की बात शुक्र नीति में की गई है। धानव दुर्ग की बात आचार्य चाणक्य ने की थी। इसके बारे में हम जानते हैं, आचार्य चाणक्य ने भी इस समय माना था कि अगर किसी राष्ट्र के लिए कोई जरूरी चीज है तो वो दुर्ग है, और सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम प्राचीन सभ्यताओं में भी बढ़ते हैं। हमारे यहाँ की कालीबंगा सभ्यता में भी कालीबंगा सभ्यता में भी पहले दुर्ग की बात की गई कि एक टीला जो था वो दुर्ग था, जहां पर सुरक्षा के लिए राजा रहता था। और उसके बाद से तो मध्यकालीन इतिहास तक तो बहुत सारे दुर्गों का निर्माण यहां पर करवाया गया। हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग बनाने का श्रेय महाराणा कुंभा को जाता है, उन्होंने इसका महत्व समझा। तो दुर्गों का महत्व ऐतिहासिक काल में ही रहा है, प्राचीन काल से ही। मौर्य साम्राज्य के टाइम से वहां के प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य ने इस बात को माना था कि अगर किसी राष्ट्र के लिए जरूरी है तो वो दुर्ग है। और दुर्ग कितने कैसे पे होते हैं? एक जल दुर्ग होता है ओदक दुर्ग, गिरि दुर्ग जो पर्वत के ऊपर होता है सुरक्षा की दृष्टि से, धानव दुर्ग जो रेगिस्तान में होता है, वन दुर्ग जो जंगल के बीच में होता है। और इसी प्रकार की बात शुक्र नीति में भी कही गई है। शुक्र नीति में आचार्य चाणक्य ने 4 तरीके के दुर्गों की बात की थी। शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्गों की बात की गई है मित्रों। और 9 तरह के दुर्गों में कई बार प्रश्न आता है, 9 तरीके के दुर्गों में पूछ लिया जाता है, जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा आचार्य शुक्र नीति में एक बात और कही गई है कि राज्य के लिए 7 अंग जो महत्वपूर्ण है, राजा, मंत्री, और सारे मैं लिख लेता हूं एक बार। राजा, मंत्री, सुहट, कोष, सेना, राष्ट्र और दुर्ग, ये राज्य के 7 महत्वपूर्ण अंग माने हैं शुक्र नीति में। राज्य के महत्वपूर्ण अंग, इन 7 अंगों की बात की है शुक्र नीति में। किसी राष्ट्र के लिए, किसी राज्य के लिए जरूरी है। और इसमें जो दुर्ग की भूमिका बताई है, राज्य को मानव रूप में मानते हुए शुक्र नीति में दुर्ग को राज्य का हाथ बताया है। दुर्ग को राज्य का हाथ बताया गया है मित्रों। प्रश्न आता कई बार, हाथ बताया गया है, तो प्रश्नों की दृष्टि से भी इसको हम समझे। शुक्र नीति में यह बताया गया, किसमें? शुक्र नीति में 7 अंग बताए शुक्र नीति में। राजा, मंत्री, सुहट, कोष, सेना, राष्ट्र और दुर्ग। और दुर्ग को, राज्य को मानव रूप मानते हुए दुर्ग को हाथ की संज्ञा दी गई थी। इन्होंने शुक्र नीति में 9 तरीके के दुर्गों की बात की है। 9 तरह के दुर्गों की बात शुक्र नीति में की गई है। और वो 9 दुर्ग हैं, अपन लिख लेते हैं। शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्गों की, 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, पहला है ऐरण, पारीक, पारीद, धानव। ऐरण, पारीक 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वन दुर्ग, 6 नंबर जल दुर्ग या ओदक दुर्ग, जल दुर्ग या ओदक, 7 गिरि दुर्ग, 8
सैन्य दुर्ग, और 9वां है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग। तो सुकृत नीति में जो बात की गई है वो 9 दुर्गों की बात की गई कि 9 दुर्गों के 9 प्रकार बताए। किसी भी राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए सुरक्षा की दृष्टि जो हाथ है, वो हाथ, वही किला किस प्रकार के होने चाहिए। 9 तरीके के किले काम आते हैं। एरण दुर्ग होता है, इसको विस्तार से एक एक लाइन में अपन कर लेते ताकि सरलता रहेगी आपको समझने के लिए। पहला है एरण दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके रास्ता जो है वो कंटीला हो, चारों तरफ कांटे ही कांटे हो, कंटीला दुर्ग हो, अर्थात उसके पास एरण हो, कंटीली झाड़ियों से बद्ध रास्ता हो, जिसका रास्ता हो, ऐसा दुर्ग एरण दुर्ग कहलाता है। और इसका उदाहरण है, उदाहरण के लिए राजस्थान का बाड़मेर जिले में है अभी शिवाणा दुर्ग, इसी श्रेणी का दुर्ग है, एरण दुर्ग कहलाता है। आजकल तो आप देखोगे तो कई दुर्गों के साइड में कांटे और झाड़ियां आ गई, लेकिन उस समय वास्तव में इस तरीके के बनाए जाते थे। आज की दृष्टि से देखोगे तो एरण दुर्ग कई नजर आएंगे, लेकिन उस समय शिवाणा की कुछ स्थिति ऐसी थी कि उन्होंने वास्तव में एरण दुर्ग का रूप दिया था। दूसरा होता है पारीक दुर्ग। पारीक दुर्ग मित्रों वो होता है जिसके चारों ओर खाई हो, चारों ओर खाई खोदी हुई हो, खोदी हुई हो, ऐसा दुर्ग पारीक दुर्ग कहलाता है। इसका उदाहरण जो है भरतपुर का लोहागढ़, भरतपुर का लोहागढ़ किला जो है वो इसका उदाहरण है। पारिद दुर्ग, अगला जो दुर्ग है पारिद दुर्ग, और ये पारिद दुर्ग होता है जिसके चारों ओर पारिद का मतलब परिधि बनी हुई हो, दीवार बनी हुई हो, दीवार बनी हुई, सुरक्षा की दृष्टि से दीवार बनी हुई हो, ऐसा दुर्ग पारिद दुर्ग कहलाता है। और इस प्रकार के दुर्गों में कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम भी लिया जा सकता है। कुंभलगढ़ दुर्ग, चारों ओर परिधि बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, कुंभलगढ़ दुर्ग इस श्रेणी में आता है। चौथा जो है वो है धानव दुर्ग। धानव दुर्ग, इसके बारे में कई बार प्रश्न आया, धानव दुर्ग कौन सा है, तो वो दुर्ग है जैसलमेर। और ये आया हुआ है रेगिस्तान में, जो दुर्ग आया हुआ है वो धानव दुर्ग की श्रेणी में आता है। रेगिस्तान में जो दुर्ग होता है उसको धानव दुर्ग कहते हैं, रेगिस्तान में बना दुर्ग, और वो दुर्ग है जैसलमेर। 5वां नंबर जो है वो दुर्ग का है वन दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो जंगल के बीच में आया हुआ हो, ऐसा दुर्ग जो जंगल के बीच में आया हुआ हो, जंगल के बीच में आया हुआ हो। तो मित्रों ऐसा दुर्ग कौन सा है, ऐसा दुर्ग है रणथंबोर दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो जंगल के बीच आया हुआ हो, तो ऐसा दुर्ग जो उदाहरण दिया जाता है वो है रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग जंगल में है, और इसके बारे में कहा जाता है कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, रणथंबोर दुर्ग ढका हुआ है, दिखता ही नहीं, पास में जाकर के देखते हैं तब दिखाई देता है। तो वो दुर्ग जो है वो रणथंबोर है, और वो दुर्ग कहलाता है वन दुर्ग। अब अगला दुर्ग जो है वो है गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग की श्रेणी में राजस्थान के अधिकतर दुर्ग आते हैं। पर्वत के ऊपर ही दुर्ग ज्यादातर बने हुए, सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादातर दुर्गों को पर्वतों के ऊपर बनाया गया है। तो गिरि दुर्ग में वो सभी दुर्ग आते हैं। छठा दुर्ग है वो है ओदक या जल दुर्ग। ओदक दुर्ग या जल दुर्ग, और यह दुर्ग इस श्रेणी में जिसके चारों ओर जल हो, और इसका उदाहरण है गागरोन किला। गागरोन दुर्ग है वो जल दुर्ग है। राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है, तो जल दुर्ग मित्रों गागरोन दुर्ग है। यह गागरोन दुर्ग
जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, उदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला जो दुर्ग है वो है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग, और इस सैन्य दुर्ग की श्रेणी में वो किले आते हैं जिनको सेना की दृष्टि से, सैनिकों की दृष्टि से सामग्री के अनुसार बनाए गए। तो इसमें भी राजस्थान के अधिकतर किले सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग उसको बोलते हैं जिसमें अपने बंधु भाई लोग रहते हो, जो रिश्तेदार हो वो लोग रहते हो, और किले की सुरक्षा उनके हाथ में हो जो समय पड़ने पर जरूरत पड़े। तो इस हिसाब से सिवाना दुर्ग को जालोर के लिए सहाय दुर्ग माना गया था। सिवाना दुर्ग को जालोर के लिए सहाय दुर्ग माना गया था। जालोर में कानड़दे का शासन था और उनके भतीजे का शासन सिवाना दुर्ग में था। तो जब जरूरत पड़ती थी किसी को भी, तो ज्यादातर मारवाड़ के जो राजा थे वो सिवाना दुर्ग में शरण लेते थे। तो ये इस प्रकार से इनकी हेल्प में काम आता था, इसलिए सहाय दुर्ग कहलाता है। जालोर दुर्ग का सहाय दुर्ग जो है वो सिवाना था। सहाय दुर्ग वो सिवाना दुर्ग था। तो मित्रों, शुक्र नीति में जो 9 प्रकार दुर्गों के बताए गए हैं वो राजस्थान में सभी दुर्ग है। उसकी एक भी श्रेणी ऐसी नहीं जो ना हो, राजस्थान में सभी वो दुर्ग आते हैं। तो हमने दुर्गों का प्रारंभिक इतिहास जाना है। विष्णु धर्मशास्त्र में 6 प्रकार के दुर्गों की बात की गई है। विष्णु धर्मशास्त्र में दुर्गों की जो श्रेणियां बताई गई है वो 6 प्रकार की है। विष्णु धर्मशास्त्र, इसके अंदर 6 प्रकार के दुर्गों की बात की गई। कई बार मोटे रूप से अगर प्रश्न उठा करके पूछ ले कि बाकी वाले तो सब पूछ लिए, अब की बार इससे उठा के पूछ ले, तो विष्णु धर्मशास्त्र के अनुसार 6 दुर्गों की बात कही गई है कि 6 प्रकार के दुर्ग जरूरी है किसी राष्ट्र व राज्य के लिए। तो ये था दुर्गों का प्रारंभिक इतिहास। दुर्ग क्यों महत्वपूर्ण है, किस प्रकार के दुर्ग है, तो इनसे भी कई बार प्रश्न आते हैं। इसको अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम पहुंचते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। उसमें से सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसकी पहली ही टैगलाइन जो इसके नाम के साथ कीर्ति के साथ जुड़ी हुई है, इसकी अपनी इतनी कीर्ति है, इसका अपना इतना प्रभाव है। इस किले के अंदर प्रवेश करते ही न जाने कितने ही इतिहास आकर के सामने खड़ा हो जाता है। तो ऐसा जो महान दुर्ग है, इसको गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, बाकी सब गढ़ैया। वास्तव में जो गढ़ की श्रेणी में आता है वो तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब तो गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ क्यों गढ़ है, महान गढ़ इतना? क्योंकि चित्तौड़गढ़ अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए जाना जाता है, अपनी विशालता के लिए जाना जाता है। ये राजस्थान का सबसे विशाल दुर्ग है। इसका क्षेत्रफल बहुत लंबा चौड़ा, उसका हम पूरा वर्णन पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहां पर गोरा बादल, जयमल पत्ता, राणा बाघ सिंह, पद्मिनी देवी और न जाने कितने ही वीर महान राणाओं ने इसके अंदर रह करके इस मेवाड़ भूमि की, इस मातृभूमि की, इस राष्ट्र भूमि की सुरक्षा में अपना जीवन न्यौछावर किया। यहां का कण कण बोलता है, और यहां की मिट्टी में से आप किसी भी कण को उठा करके देखोगे तो उसके अंदर कितने ही न जाने वीरों के रक्त सना हुआ है, जिनको आप कण कण बोलता हो। ऐसी मातृभूमि, ऐसी भूमि पर जब हम पहुंचे तो हमें गौरवान्वित होना पड़ता है, और तब अपने आप ही अनायास ही निकल जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया है। वास्तव में ये गढ़ है। अब हम पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की भौगोलिक स्थिति। कई बार भौगोलिक स्थिति से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो पहले हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में हम पढ़े तो ये 2 नदियों के संगम पर है। एक है गंभीरी और एक है बेड़च। ये गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है।
गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है और ये अरावली के मैसा पठार पर स्थित है। मैसा पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो स्थिति है वो भौगोलिक दृष्टि से बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है और अरावली का जो मैसा पठार है उसके ऊपर यह किला बनाया गया है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1850 फीट है, 1850 फीट ऊंचा है और 8 किलोमीटर लंबाई है इसकी, 2 किलोमीटर चौड़ाई है, 2 किलोमीटर चौड़ाई है। विशाल एकदम है, विशाल दुर्ग है। यह चित्तौड़गढ़ किला बहुत ही लंबा, बहुत ही चौड़ा और इसका जो क्षेत्रफल है वो 28 वर्ग किलोमीटर है। 28 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी चारों तरफ की परिधि है वो 13 किलोमीटर है। तो इतनी विशेषताओं के साथ ये 1850 फीट ऊंचा, 8 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा, 28 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। बहुत से तालाब इसके अंदर बने हुए हैं, खेत बने हुए खेतीबाड़ी के लिए, बहुत से महल बने हुए हैं और छोटे मोटे अंदर इतने सारे कुंड बने हुए हैं कि ये पूरा इस क्षेत्र में उस मैसा पठार का ऊपर के जो भाग है उसमें चौगान है घोड़ों के प्रशिक्षण के लिए। तो बहुत ही बड़ा किला है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग, सबसे बड़ा दुर्ग जो है वो चित्तौड़गढ़ है। अब चित्तौड़गढ़ का जो भौगोलिक तरीका स्वरूप है उसके बारे में हमने पूरे तरीके से संक्षिप्त में जान लिया। यूं बहुत लंबी चौड़ी इसकी कहानी है और चित्तौड़गढ़ किले की भौगोलिक दृष्टिकोण से हम देखें तो ये इस तरीके से ये विशाल दुर्ग है। सर केसर ह्यूज ने, विलियम्स केसर ह्यूज ने एक बार कहा था, इंग्लैंड था, इतिहासकार था सर विलियम केसर ह्यूज। इसकी विशालता को देखते हुए केसर ह्यूज, सर केसर ह्यूज इंग्लैंड के इतिहासकार है, उन्होंने इसकी विशालता को देखते हुए इसको विशाल जहाज की संज्ञा दी थी। चित्तौड़गढ़ किले में घूमते हुए उन्होंने अनायासी उस डायरी में लिखा है कि चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर घूमते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं किसी विशाल जहाज में घूम रहा हूं। चित्तौड़गढ़ किले को विशाल जहाज की संज्ञा दी है, विशाल जहाज की संज्ञा दी है। किसने दी है? केसर ह्यूज ने। कई बार ये लाइन उठा करके भी पूछ लेते हैं, इसलिए इस लाइन की टैग लाइन को भी कई बार पूछा जाता है कि किसने कहा था कि चित्तौड़गढ़ के किले को ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल जहाज पर घूम रहे हैं। तो ये कहा था केसर ह्यूज ने, सर केसर ह्यूज ने, इंग्लैंड के इतिहासकार थे, उन्होंने ये बात कही है। तो ये थी इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि और जिसकी विशालता देखते हुए इस तरीके की बात केसर ह्यूज ने की थी। अब हम इसका चलते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। चित्तौड़गढ़ किले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चित्तौड़गढ़ किले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसका इतिहास क्या है? तो इसके बारे में पहले तो एक दंत कथा चलती है कि इसका निर्माण, इसके बारे में कोई निश्चितता न होने के कारण कहते कि यह महाभारत कालीन किला है, क्योंकि सीवी जनपद यहां पर पहले ही था और यह प्राचीन जगह होने के कारण भी इससे यह तर्क फिट बैठता कई बार। तो इसको कहते कि महाभारत का किला था। कहते कि एक रात्रि को भीम यहां पर पहुंचे और भीम ने वहां पर एक योगी थे, उनसे मिलकर के प्रार्थना की कि मैं कहीं जा रहा हूं, मुझे विजय होने की आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम विजय एक ही शर्त पर हो सकता है कि यहां पर रातों रात अगर किला तू बना देगा तो तेरी विजय होनी निश्चित है। और ऐसा कहते हैं कि भीम ने उस बात को मान लिया और रातों रात ही अपने दिव्य शक्तियों के माध्यम से किले का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। और कहते हैं कि जब किला पूर्णता की ओर था और एक कोना केवल बचा था, उस समय प्रभात का समय होने में कुछ समय बाकी था
और कहते हैं कि योगी के मन में पहले से ही इस बात का था कि अगर मेरे लिए बन जाए जगह तो फिर मैं भीम के साथ छल कर दूंगा और इस तरीके से ये किला अपने पास रख लूंगा। और कहते हैं कि उस योगी ने प्रभात होने से पहले ही कुकड़े को बांग दिलवाई, कुकड़े को बांग दिलवाई। प्रभात के समय कुकड़ा जो बोलता है उसको कुकड़ा यानी मुर्गा जो प्रभात के समय बोलता है उसको पहले ही, प्रभात से पहले ही उसकी बांग यानी कुकड़े को बुलवा दिया। और इस कुकड़े के बोलने के कारण भीम को लगा कि प्रभात हो गई है और उसने किले का काम रोक दिया। जब समय का पता चला तो बहुत ही दुखी हुआ और गुस्से में आकर के उसने अपनी लात मारी जमीन पर। और यहां पर एक तालाब बना हुआ है, भीमलत तालाब, आज भी बना हुआ है चित्तौड़गढ़ किले में, भीमलत तालाब बना हुआ है। और इस कुकड़े के कूकने के कारण वहां एक और तालाब बनाया गया जिसको कुकड़ेसर तालाब कहते हैं। कुकड़ेसर स्वर नहीं सर, कुकड़ेसर तालाब को सर भी बोलते हैं। कुकड़ेसर तालाब बना हुआ है। इसका फिर जीर्णोद्धार बाद में महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार बाद में करवाया था। तो ऐसी भी एक जनश्रुति में कथाएं चलती है। उसके बाद वहां के इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार महाकवि श्यामल दास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद में इस किले का निर्माण, वीर विनोद में इस किले का निर्माण कुछ अलग तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि इस किले का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने किया। किसने किया? मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने किया है। चित्रांग या चित्रांगद, यह कंफ्यूजिंग भी आरपीएससी के द्वारा पैदा किया गया। चित्रांग और चित्रांगद एक ही है। चित्रांग कई दोनों ऑप्शन देकर के एक बार पूछ लिया, उसके बाद से इसको चित्रांगद को भी साथ में जोड़ना पड़ रहा है। तो चित्रांग ही थे। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया, अर्थात इस किले का निर्माण किसी मौर्य शासक ने करवाया था और उसका नाम था चित्रांगद मौर्य। यह बात कही है, वीर विनोद में यह बात लिखी गई है। और इसका नाम रखा चित्रकूट। इस किले का नाम जो रखा वो था चित्रकूट। प्रारंभिक नाम चित्रकूट था। बाद में कर्नल टोड ने इस बात को माना कि इस पर अंतिम जो शासक रहे हैं, कर्नल टोड अपने साथ एक शिलालेख लेकर के गया, मानमौरी का शिलालेख है। मानमौरी के शिलालेख में इस बात को माना गया है, कर्नल जेम्स टोड ने मानमौरी या मानमौरी के लेख से यह बताया है, मानमौरी के शिलालेख के आधार पर यह बताया है कि इस किले का अंतिम जो शासक मौर्य शासक था वो मानमौरी था। मानमौरी को पराजित किया 8वीं शताब्दी के लगभग गुहिल वंशीय बप्पा रावल ने 8वीं सदी में, लगभग 8वीं सदी में मानमौरी को पराजित किया। किसने किया पराजित? बप्पा रावल ने, जिसको काल भोज भी कहते हैं, इनको काल भोज भी कहते हैं। और मानमौरी को परास्त करके गुहिल वंश की नींव डाली, गुहिल राजवंश की स्थापना की और किले पर अपना अधिकार कर लिया। बाद में इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहला हमला होता है। तो यहां तक जो प्राचीनता है, उसके बाद गुहिल वंश का राज आता है और लंबे समय तक गुहिल वंश राज करता है। उसके बीच में कुछ बीच में कई और शासक भी आए जो थोड़े थोड़े समय के लिए उन्होंने राज किया। तो कई बार उनका क्रम पूछ लेते, कई बार उनसे भी प्रश्न उठा करके पूछ लेते। तो हम आगे बात चलते हैं कहानी को लेकर के कि इसका इतिहास क्या रहा और इस पर किस किस ने अधिकार किया। तो पहले मौर्यों के बाद जो अधिकार हुआ वो गुहिलों का हुआ और उसके बाद 1303 में
अब मैं 3 साकों की भी चर्चा करूंगा जो इसको एक अपने आप में ऐतिहासिकता प्रदान करते हैं, इस किले की महत्ता को और बढ़ा देते हैं। तो वो जो पात्र है उनकी भी हम बात करेंगे साथ में कि किस तरीके से। हालांकि इस बात को अगर हम पढ़े तो केवल एक जोहर पर भी 1 घंटे के लिए हम बात कर सकते हैं और उस बात से आप हिलोगे भी नहीं। इस तरीके की कहानियां मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप पढ़ना कभी चाहो तो ममता और कर्तव्य में गोरा बादल की कहानी मिलती है प्रथम साके से, और इसको लिखा आयुमान सिंह गोहिल ने। बहुत ही शानदार कहानी है। कहीं पर अगर आपको मिले तो इस किताब को जरूर पढ़ना और इसकी स्पेशल गोरा बादल जो अंश है उसको जरूर पढ़ना। मुझे बहुत अच्छा लगा। उस पर मैं बात करूं तो 1 घंटे के लिए बात हो सकती है। तो मैं सीधा इस शॉर्ट पे चलते हैं कि गोहिल के बाद, बप्पा रावल के बाद यहां पर जो पहला हमला होता है वो 1303 में होता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण होता है उस समय, और ये उस समय चित्तौड़गढ़ के शासक जो होते हैं वो राणा रतन सिंह होते हैं। चित्तौड़गढ़ के शासक उस समय जो होते हैं राणा रतन सिंह, और अलाउद्दीन खिलजी यहां पर आक्रमण करते हैं। इसी समय चित्तौड़गढ़ का पहला साका होता है, चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका 1303 में होता है। किसके नेतृत्व में? महारानी पद्मिनी देवी के नेतृत्व में। पद्मिनी देवी के नेतृत्व में प्रथम साका होता है इसमें, क्योंकि एक धोखे के द्वारा रतन सिंह जी को पकड़ लिया जाता है और फिर कहते हैं कि गोरा बादल स्वयं एक पालकियों के बीच में बैठ करके पद्मिनी बनकर के स्वयं वहां पहुंचते हैं और रतन सिंह को छुड़ा के लाते हैं। और जब छुड़ाते हैं तो भयंकर युद्ध होता है। तो फिर किले में स्थितियां पहले से ही तय थी कि रतन सिंह को पकड़ने के बाद कभी भी क्या भी स्थिति आ सकती है, इसलिए किले के द्वार खोल दिए जाते हैं और राजपूत ललनाएं रानी पद्मिनी देवी के नेतृत्व में अपने आपको आग में समर्पित कर देती है, आग का स्नान कर लेती है। गोरा बादल अपने छोटे बच्चों और अपनी मां दादी सबको अपने हाथों से पूजा करके आग को समर्पित करते हैं और केसरिया बाना पहन करके रणभंग के राजपूत निकल आते हैं युद्ध के मैदान में और भयंकर युद्ध होता है। सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन सीमित सैनिक संख्या होने के कारण अदम्य साहस दिखाने के बावजूद भी भारी सल्तनत की सेना के आगे पराजित होना पड़ता है और फिर इस किले पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। तो यहां पर जो सेनापति होते हैं चित्तौड़ की सेना के, वो होते हैं गोरा बादल। गोरा बादल के नेतृत्व में सेना लड़ती है और अलाउद्दीन जब अधिकार कर लेता है इस किले पर, तो इस किले को अलाउद्दीन हाकिम नियुक्त करता है। जालोर के शासक कानड़ दे के भाई मालदेव सोनगरा को यहां पर हाकिम नियुक्त करता है। इस मालदेव सोनगरा को इतिहास में मालदेव मूछाड़ा भी कहते हैं। मूछाड़ा मालदेव के नाम से यह प्रसिद्ध है और इस किले का नाम अपने बेटे के नाम पर खिजराबाद कर दिया जाता है। खिजर खां को भी नियुक्त करते हैं और उसकी सहायता के लिए सहायक के रूप में मालदेव सोनगरा को वहां पर नियुक्त किया जाता। मित्रों, इतिहास ये नहीं है, इतिहास वास्तविक ये है कि जो भी आए बाहर के आक्रमणकारी इस देश के ऊपर जब जब आक्रमण किया है वो स्वयं कभी नहीं जीते। इस बात को नोट रखना। हमेशा उन्होंने छल के द्वारा जीते, सीधे प्रत्यक्ष लड़ाई में नहीं जीते। इसीलिए मैं पहले भी लोक देवताओं में पढ़ा चुका हूं कि जौहर क्यों हुआ, क्योंकि इससे पहले युद्ध जो है वो धर्म नीति पर चलता था। यहां इसके बाद नीतियां बदल गई और आक्रमण उन पे किया जाने लगा, मानसिक रूप से तोड़ा जाने लगा, आपस में भेदभाव किया जाने लगा और भाइयों को भाइयों के विरुद्ध खड़ा किया गया। आप देखोगे यहां सोनगरा चौहान है, वो गोहिलों के सामने आकर के खड़े हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखिए इतना बड़ा बलिदान हो गया, फिर भी ये समझ नहीं पाए कि ये हमारे साथ हो क्या रहा। अगर उस समय ये एकता दिखा देते तो हिंदुस्तान का इतिहास और ही होता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक बार महाराणा सांगा ने यह प्रयास किया था कि सब राजपूत सेनाओं को एक किया, राजपूत शासकों को एक किया, लेकिन फिर भी अंत समय में राणा सांगा को भी छोड़ करके सब चले गए और उन्हीं के साथ धोखा हुआ और धोखे के कारण ही हिंदुस्तान के जो बादशाह शासक थे वो युद्ध हारे। लेकिन मित्रों, इतिहास में आप पढ़ोगे, इतिहास हमें यह बताता है कि पहले जो आक्रमण पश्चिम से हुए वो भारत से आगे नहीं बढ़ पाए, और नहीं बढ़ पाए उसमें सबसे बड़ा जो सुरक्षा कारण था वो यहां के क्षेत्रीय शासकों का था।
वो एक तरह से दीवार बन के खड़े हो गए और इससे आगे पश्चिमी की ओर से आए हुए मुस्लिम शासकों को आगे बढ़ने नहीं दिया। इसलिए जो स्थितियां रही वो भारत के पश्चिमी इलाके तक ही इनका अधिकार ज्यादा रहा। पूर्वी इलाके तक भी पहुंचने में कठिनाई, दक्षिण भी पहुंचने में कठिनाई आई। इससे आगे बढ़ करके पूर्वोत्तर के देशों तक वो जा नहीं पाए। उसके बाद भारत का जो विस्तार होता है, जो बृहत्तर भारत की बात आती है, वो बृहत्तर भारत उसके बाद विस्तृत होकर के पहले पश्चिम की तरफ विस्तृत होता है। इतिहास आप पढ़ोगे गणपत जी सर की क्लास में, तो इतिहास में ये सारी बातें होगी। और पूर्वोत्तर की साइड में फिर भारत का प्रसार होता है, बृहत्तर भारत जिसको बोलते हैं, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो सबसे बड़ी दीवार बनकर के जो खड़े हुए थे वो मेवाड़ के नेतृत्व में ही खड़े हुए थे। इनके कारण, गोरा बादल जैसे महासैनिकों के कारण, महासेनापतियों के कारण और पद्मिनी जैसी रानियों के और रजपूत उस समय की क्षत्रिय रानियों के कारण सारा हिंदुस्तान इस तरीके के साहस जुटा पाया और मुगलों को दीवार बन करके रोका। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया, खिजराबाद बना दिया इसको, और उसके बाद यहां पर चौहान शासक नियुक्त कर दिया। इस बीच में आगे और घटना घटती है, फिर अधिकार कर लेते हैं हमीर सिसोदिया, वापस इसको अपने अधिकार में लेते हैं। अब देखो कैसे इनका नाम गुहिलों से सिसोदिया कैसे हुए, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। बाद में राणा हमीर वापस किले चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है, चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और सिसोद ठिकाने का राजा होता है, सिसोद ठिकाना होता है, उसका राणा होता है, फिर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। इसके कारण बाद के जितने भी राणा बने हैं वो वंश परंपरा में फिर सिसोदिया कहलाए। क्या कहलाए? सिसोदिया, क्योंकि सिसोद ठिकाने का अधिकार होने के बाद इनके पीछे सिसोदिया कहा जाने लगा। हमीर के बाद जितने भी शासक हुए बाद में जिन्होंने शासन स्थापित किया, और कहते हैं कि बीच बीच में अधिकार होता रहा और फिर आजादी तक इन सिसोदियों का ही चित्तौड़गढ़ किले पर अधिकार रहा। इसलिए इतिहास में हम जब भी बात करेंगे चित्तौड़ के किले का जब नाम आएगा तो निश्चित तौर पर जिस वंश का नाम आएगा उजले अक्षरों में वो सिसोदिया वंश है। और इसके बाद दूसरा जो शाखा होता है वो होता है 1534 में। 1534 के टाइम भी चित्तौड़गढ़ संक्रमण के दौर से गुजरता है। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र विक्रमादित्य गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन विक्रमादित्य को भी बनवीर मार देता है। और इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में चित्तौड़गढ़ किले का जो शासन आ जाता है हाड़ी रानी कर्मावती के पास, हाड़ी रानी कर्मावती के पास। चित्तौड़गढ़ किले का जो शासन हाड़ी रानी कर्मावती के पास आ जाता है। और इस समय इनका जो सेनापति होता है वो होता है रावत बाघ सिंह। इनकी छतरी है पाडमपोल पर पृष्ठभाग में। पहला जो मंदिर है, स्मारक बना हुआ है चित्तौड़गढ़ किले में, अंदर के प्रवेश करते जिसको पाडनपोल बोलते हैं, 7 प्रोल है, उसमें से उस प्रोल के पीछे जो मंदिर स्मारक बना हुआ है वो रावत बाघ सिंह का है। और इन्होंने नेतृत्व किया था किसके विरुद्ध? 1534 में गुजरात के बहादुर शाह द्वारा हमला किया जाता है। अपने सेनापति रोमी खां को चित्तौड़ पर चढ़ाई के लिए भेजा जाता है और रोमी खां यहां पर आता है। उस समय की स्थितियां ठीक नहीं होती क्योंकि हाड़ी रानी कर्मावती किले की सुरक्षा के लिए नेतृत्व करती है, लेकिन उसको पता है कि सेना उस समय संक्रमण का दौर, एक तरह से आपसी कलह की वजह से सेना इकट्ठी नहीं थी और सुरक्षा कमजोर थी। इसलिए हाड़ी रानी अपना रक्षा सूत्र भेजती है, हाड़ी रानी अपना रक्षा सूत्र हुमायूं को भेजती है, मुगल शासक हुमायूं। लेकिन हुमायूं समय पर पहुंच नहीं पाता है। यहां पर भी स्थितियां दोनों के लिए बदल सकती थी, लेकिन हुमायूं वहां की स्थिति के कारण निर्णय नहीं कर पाता है और इतने में बहादुर शाह हमला कर देता है। और जब हमला कर देता है तो एक ही विकल्प रहता है कि जीते जी तो हम इस किले को देंगे नहीं, अगर हमारी जब तक सांस रहेगी तब तक तो हम इसको टच भी नहीं करने देंगे, और जब तक जिंदे है, जब तक सांस है तब तक आस है। और युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। और वही दूसरा शाखा होता है, द्वितीय शाखा, चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा। हाड़ी रानी कर्मावती जोहर कर देती है, इनके साथ में किले में रहने वाली सभी रानियां, छतरानियां और जोहर कर देती है और राजपूत शासक रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया करते हैं, केसरिया पहन करके
युद्ध का प्रतीक है साफा केसरिया। केसरिया पहन करके युद्ध के मैदान में टूट पड़ते हैं और जबरदस्त तरीके का युद्ध लड़ते हैं। तलवारों की झकाझिक चलती है, भाले चलते हैं और भयंकर युद्ध होता है। अंत में इस किले पर अधिकार हो जाता है बहादुर शाह का कुछ समय के लिए रूमी खां के नेतृत्व में, और यह द्वितीय शाखा कहलाता है मेवाड़ का, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किले से संबंधित द्वितीय शाखा। अब होता है तृतीय शाखा महाराणा उदय सिंह के टाइम। उसके बाद फिर अधिकार कर लेते हैं और यहां पर उदय सिंह अपना राज स्थापित करते हैं। 1567 यह है चित्तौड़गढ़ का तृतीय शाखा, चित्तौड़गढ़ का तृतीय शाखा। इस समय चित्तौड़गढ़ में जो सेनापति होते हैं वो होते हैं जयमल चित्तौड़गढ़ के सेनापति होते हैं जयमल राठौड़ मेड़तिया। पूरी कहानी हमने पहले लोक देवता में एक बार ले चुके हैं, और इनके साथ नेतृत्व जो करते हैं वो पत्ता सिसोदिया। पत्ता सिसोदिया आमेट घराने के, और जयमल के साथ जयमल के रिश्तेदार भतीज कल्ला राठौड़। चित्तौड़गढ़ किले में इन तीनों के स्मारक बने हुए हैं। जयमल मेड़तिया, पत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़ ये सेना का नेतृत्व संभालते हैं, और उदय सिंह को सुरक्षित पहाड़ों में भेज देते हैं। और इस तरीके से वो चाहते कि उदय सिंह को कहीं बीच में न लेना पड़े, युद्ध के लिए हम तैयार हैं। अकबर की विशाल सेना पहरा दे देती है चित्तौड़गढ़ किले का। कहते हैं कि दिन के समय में जो गोले छोड़े जाते थे, रात्रि के समय जयमल राठौड़ उस दीवारों को ठीक करवाने के लिए एक निरीक्षण कर रहे होते रात में। इतने में अकबर अपनी संग्राम बंदूक चलाते हैं। अकबर संग्राम बंदूक चलाते हैं और वो सीधी आकर के लगती है जयमल के पैर में, और पैर में लगने के कारण वो लंगड़ाने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में जब बंदूक लगती है तो ऐलान किया जाता है और वही सेंधवा राग और नगाड़ा बजाया जाता है। सेना को पहले से तय था कि युद्ध होगा, ऐसी स्थितियां आ गई है। और चित्तौड़गढ़ किले ने ऐसा पहले ही कई बार किया है, जोहर किए, जरूरत पड़ेगी तो आपको बलिदान देना पड़ेगा और हम अपना शीश देने के लिए तैयार है। और भयंकर तरीके से युद्ध होता है। 4 हाथों वाले लोक देवता जयमल, राठौड़ और कल्ला, जब इनका पैर छलनी हो जाता है तो ये अपने भतीज कल्ला राठौड़ को बुलाते हैं और कंधे पे बैठ करके दोनों हाथों से तलवारें चलाते हैं, और कल्ला भी तलवार चलाते। कल्ला का शरीर बहुत ही मजबूत था, और इस तरीके से उठा करके युद्ध लड़े जाते हैं। भैरवपोल और हनुमानपोल के बीच में यह भयंकर युद्ध होता है, और यहीं पर ये दोनों ही वीर गति को प्राप्त करते हैं। आज भी उनके यहां पर स्मारक है। और पत्ता सिसोदिया जो प्रारंभिक पोल है वहां पर युद्ध करते हैं और उनकी मुगलों की सेना को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन सैनिक 8000 ही होते हैं किले के अंदर। 8000 सैनिकों के सामने लाखों की सेना होती है, और 8000 सैनिक काफी देर तक लड़ते हैं, लेकिन अंत में जब तक सांस है तो वही जिंदा दिली दिखाई। धड़ भी लड़े थे, तलवार सर कटने के बावजूद धड़ भी लड़े थे, और इस प्रकार का भयंकर युद्ध होता है। और यह होता है तृतीय शाखा, चित्तौड़गढ़ किले का तृतीय शाखा। इस तरीके से जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़ युद्ध में काम आ जाते हैं, और यह तृतीय शाखा इस पर अधिकार हो जाता है अकबर का। और अकबर यह किला अपने सेनापति शमसकाम के नेतृत्व में देकर के वापस उदयपुर दिल्ली चला जाता है, और उसके बाद इनके वापस समझौता होता है। फिर महाराणा प्रताप पूरे मेवाड़ को जीत लेते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ किले को जीत नहीं पाते हैं। और उसके बाद एक समझौता होता है मुगलों के बीच में, और जहांगीर के टाइम में कहते हैं कि यह किला वापस सिसोदियों के पास आ जाता है। तब से लेकर के आजादी तक इस किले पर सिसोदियों का ही राज रहता है। इन साकों के बारे में और इस चित्तौड़गढ़ किले की उजली कीर्ति के बारे में चारण कवि अक्षय सिंह रत्न ने कहा है कि जिण अजोड़ राखी जुइया मेवाड़ा सो मरोड़। जिण अजोड़
राखी जुइया मेवाड़ा सू मरोड़, किला मोड़ बिलमा तणु चित तोड़न चित्तौड़। किला मोड़ बिलमा तणु चित तोड़न चित्तौड़, ऐसे चित्तौड़गढ़ की गाथा आज हमने पढ़ी। आपके सारे प्रश्नों को लेते हुए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण को लेते हुए और इसकी गौरवशाली कथाओं को लेते हुए, इसके कुंगरे कुंगरे की बातों को हमने शॉर्ट रूप में लिया, संक्षिप्त में लिया। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास 1 घंटे के अंदर समझा नहीं सकते, लेकिन एक शॉर्ट फिल्म आपके बीच में हमने रखने का प्रयास किया जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अगली क्लास जो होगी वो चित्तौड़गढ़ किले की स्थापत्य कला से संबंधित होगी, उसमें हम चित्तौड़गढ़ किले की पढ़ेंगे स्थापत्य कला। आज के लिए नमस्कार।